नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। और जैसा कि आप लोग भली भांति अवगत होंगे कि यहाँ होमवर्क सीरीज के माध्यम से ग्रुप डिस्कशन करवाया जाता है। होमवर्क जो है हमारी टेक्निकल टीम के माध्यम से हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनलों पे पूर्व में ही सेंड कर दी जाती है, जिसको पढ़ के आपको इस ग्रुप डिस्कशन को सुनना रहता है, जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। तो आज की होमवर्क सीरीज बिना देरी किए हुए आज के करंट अफेयर से मेरे द्वारा प्रारंभ की जा रही है। तो आप लोग भी कमेंट माध्यम से जवाब देने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। बताइएगा, हाल ही में किस भारतीय शहर ने 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी का अधिकार हासिल किया है? यह अहमदाबाद के द्वारा हासिल किया गया है। और बताइएगा, कॉमनवेल्थ गेम्स या राष्ट्रमंडल खेल जो होता है वह कितने वर्षों के अंतराल पे होता है? 4 वर्षों के अंतराल पे होता है। और अभी राष्ट्रमंडल के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? प्रिंस चार्ल्स तृतीय हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? प्रिंस चार्ल्स तृतीय जो हो जाएंगे कॉमनवेल्थ के अध्यक्ष हो जाएंगे। जबकि कॉमनवेल्थ की महासचिव कौन हो जाएंगी? शार्ली बोचवे हो जाएंगी। महासचिव शार्ली बोचवे हो जाएंगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किनका चयन किया गया है? मिथुन मनहास का किया गया। किनका किया गया है? मिथुन मनहास का किया गया है। बताइएगा, भारतीय क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच कौन नियुक्त हुए हैं? ये सितांशु कोटक हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सितांशु कोटक भारतीय क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच हो जाएंगे, मेंस टीम के। बताइएगा, अंडर 19 वर्ल्ड कप जो हुआ था महिलाओं का, इसकी विजेता टीम कौन सी टीम थी? अपना भारत रहा था और दक्षिण अफ्रीका को पराजित करके रहा था। इसमें मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन बनी थी? त्रिशा बनी थी। कौन बनी थी? त्रिशा मैन ऑफ द टूर्नामेंट बनी थी अंडर 19 वर्ल्ड कप महिला का। बताइएगा, हाल ही में महिला वर्ग में 2025 का बैलोन डी'ओर पुरस्कार किसे मिला है? एताना बोनामाती को मिला है। यह सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर बनी है एताना बोनामाती। बताइएगा, हाल ही में भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के लिए लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है? यह कीर स्टारमर को किया गया। और कीर स्टारमर वर्तमान में ब्रिटेन के कौन है? प्रधानमंत्री हो जाएंगे। कीर स्टारमर जो हो जाएंगे वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हो जाएंगे, जिन्हें लिविंग ब्रिज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बताइएगा, हाल ही में डिजिटल सेवा वितरण में अग्रणी भूमिका के लिए किस ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? रोहिणी, महाराष्ट्र के रोहिणी को सम्मानित किया गया है। बताइएगा, यूएन की वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्टस 2025 रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर कौन सा शहर बन गया है? यह जकार्ता बन गया है। कौन सा शहर बन गया है? जकार्ता बन गया है। इंडोनेशिया की राजधानी हो जाएगी जकार्ता, जहां सर्वाधिक आबादी वाला शहर बन गया है ये। बताइएगा, भारतीय स्काउट्स एंड गाइड्स का 19वां राष्ट्रीय जम्बूरी किसकी मेजबानी में होगा? हाँ, उत्तर प्रदेश होगा। भारत स्काउट्स एंड गाइड्स का 19वां राष्ट्रीय जम्बूरी किसकी मेजबानी में होगा? ये उत्तर प्रदेश की मेजबानी में होगा। बताइएगा, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण कहाँ हुआ है? यह गुजरात के साबरमती में हुआ है। कहाँ हुआ है? गुजरात के साबरमती में हुआ है। बताइएगा, हाल ही में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए का लेप कार्यक्रम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? या कर्नाटक राज्य के द्वारा लेप कार्यक्रम शुरू किया गया है। बताइएगा, हाल ही में वर्ष 2026 में इंटरनेशनल आइडिया का अध्यक्ष किन्हें चुना गया है? यह ज्ञानेश कुमार हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? ज्ञानेश कुमार इंटरनेशनल आइडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं। और बताइएगा, अभी वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, अभी वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? सीपी राधाकृष्णन हो जाएंगे। और यह इससे पूर्व में इस पद पे नियुक्त होने से पूर्व कहाँ के राज्यपाल थे? महाराष्ट्र के राज्यपाल हो जाएंगे। कहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे? महाराष्ट्र के। बताइएगा, हाल ही में द्रव्य पोर्टल किसने लॉन्च किया है? आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है द्रव्य पोर्टल। बताइएगा, थाईपुसम त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। और बताइएगा, थायु मानवर योजना जो है वह किस राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई है? यह तमिलनाडु के द्वारा ही चलाई गई है, थायु मानवर योजना। बताइएगा, हाल ही में जिनाली मोदी को यूएनईपी यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 मिला है। इनका संबंध किस राज्य से हो जाएगा? जिनाली मोदी का यह महाराष्ट्र से हो जाएगी। कहाँ से हो जाएगी? महाराष्ट्र से संबंधित हो जाएंगी जिनाली मोदी, जिन्हें यूएनईपी की यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। बताइएगा, हाल ही में एनिमल हस्बेंड्री स्टेटिक्स
2025 के अनुसार भारत को दुग्ध उत्पादन में दुनिया में कौन सा स्थान मिला है? पहला स्थान मिल गया है। कौन सा स्थान मिल गया? पहला स्थान मिल गया। और बताए भारत में कौन सा राज्य दूध उत्पादन में अग्रणी है? यह उत्तर प्रदेश हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। दुग्ध उत्पादन में भारत में अग्रणी राज्य हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में हिमांशी टोकस किस खेल में जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन चुकी हैं? यह जूडो से संबंधित हो जाएंगी हिमांशी टोकस। बताइएगा, हाल ही में स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल ने भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग सुविधा कहाँ शुरू की है? यह चेन्नई में शुरू की है। कहाँ शुरू की है? चेन्नई में शुरू की है। बताइएगा, DGPS या IGPS कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ प्रारंभ हुई है? DGPS और या IGPS कॉन्फ्रेंस जो है 2025 में कहाँ प्रारंभ हुई है? यह छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हुई है। कहाँ प्रारंभ हुई है? छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हुई है कॉन्फ्रेंस। बताइएगा, हाल ही में छठा नदी उत्सव कहाँ मनाया गया है? नई दिल्ली में मनाया गया। और आदि महोत्सव कहाँ मनाया गया है? नई दिल्ली में ही मनाया गया। और पर्पल उत्सव कहाँ मनाया गया है? यह भी नई दिल्ली में ही मनाया गया पर्पल उत्सव। बताइएगा, आईफा 2025 का जो आयोजन हुआ था वो कहाँ हुआ था? जयपुर में हुआ था। सही जवाब हो जाएगा। और ये आईफा का कैवा संस्करण था? यह 25वां संस्करण हो जाएगा। कैवा संस्करण हो जाएगा? 25वां संस्करण आईफा का हो जाएगा। बताइएगा, 71वें फिल्म राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किन्हें मिला है? शाहरुख खान और विक्रांत मेसी। शाहरुख खान और विक्रांत मेसी ही हो जाएंगे। बताइएगा, हाल ही में किस राज्य के डुंगो संरक्षण रिजर्व को IUCN की मान्यता मिली है? यह तमिलनाडु की हो जाएगी। डुंगो संरक्षण रिजर्व को IUCN की मान्यता मिली है। यह तमिलनाडु राज्य से संबंधित हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने रेयर अर्थ मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के लिए कितने बजट को मंजूरी दी है? यह 7280 करोड़ बजट को मंजूरी दी है। कितने बजट को मंजूरी दी है? 7280 करोड़ बजट को मंजूरी दी है। बताइएगा, हाल ही में MiG-21 विमान के सेवा मुक्त होने का समारोह कहाँ हुआ है? यह चंडीगढ़ में हुआ है। कहाँ हुआ है? चंडीगढ़ में यह समारोह हुआ था। बताइएगा, हाल ही में बिग बैश लीग में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? आर अश्विन हो जाएंगे। और आर अश्विन को 2025 में जो है ना पद्म श्री पुरस्कार भी मिला है। और पद्म श्री अवार्ड टोटल कितने लोगों को मिला है? 119 लोगों को मिला है। टोटल पद्म पुरस्कार जो हो जाएगा 139 व्यक्तियों को मिला है। बताइएगा, हाल ही में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहाँ पहली बार प्राकृतिक गैस की खोज की घोषणा की है? यह अंडमान के बेसिन में किया। कहाँ किया? अंडमान बेसिन में पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस की खोज की है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा। बताइएगा, हाल ही में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स ने किसके साथ समझौता किया है? IIT रुड़की के साथ समझौता किया। हाल ही में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स ने किसके साथ समझौता किया है? IIT रुड़की के साथ समझौता किया। और IIT रुड़की जो है ना अंग्रेजों के द्वारा निर्मित पहला इंजीनियरिंग अनुसंधान था। बताइएगा, हाल ही में भारत के अटॉर्नी जनरल पद पर किसे नियुक्त किया गया है? आर वेंकट रमनी को किया गया। किन्हें किया गया? आर वेंकट रमनी को। बताइए, हाल ही में किस राज्य के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? यह बिहार का हो जाएगा। और गोकुल कहाँ हो जाएगा? बक्सर में हो जाएगा। और उदयपुर कहाँ हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण में हो जाएगा। और एक नागी नकटी 4 और भोगाबिल कटिहार वाला 5 रामसर साइट हो गए हैं। 6 हो गया। 5 6 बोले 6 हो जाएगा। बेगूसराय वाला हो जाएगा कांवर ताल। बताइएगा, हाल फिलहाल 5 था, एक हाल फिलहाल में कटिहार वाला बना है। बताइएगा, हाल ही में बीदर जिले को जल शक्ति अभियान के तहत जल संचय जन भागीदारी का शीर्ष पुरस्कार मिला है। इनका संबंध किस राज्य से हो जाएगा? कर्नाटक राज्य से हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री ने कहाँ AI डेटा सेंटर विकसित करने के लिए 11 बिलियन डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है? यह बस विशाखापट्टनम हो जाएगी। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री ने कहाँ AI डेटा सेंटर विकसित करने के लिए 11 बिलियन डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है? 139 टोटल है। विशाखापट्टनम हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में UPI अपनाने वाला 8वां देश कौन सा देश बन गया है? या कतर बन गया है। कौन सा देश बन गया है? कतर बनाया गया। बताइएगा, हाल ही में मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने दूसरे राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है?
ये भुवनेश्वर में किया। और बी आर गवई जो 52 में थे, अब ये सेवा मुक्त हो गए हैं। अब 53 में कौन बने हैं? जस्टिस सूर्यकांत हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जस्टिस सूर्यकांत। और बी आर गवई ने दूसरे राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन का उद्घाटन भुवनेश्वर में किया था। बताइएगा हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस 2025 कब मनाया गया है? 27 सितंबर को मनाया गया। और हाल फिलहाल में संविधान दिवस नई दिल्ली में मनाया गया है, 26 नवंबर को मनाया है। किस तिथि को मनाया गया है? 26 नवंबर को, संविधान सदन में ही। और संविधान दिवस मनाया गया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उसमें थी। बताइएगा हाल ही में भारत ने फाइनल में किसे हराकर 9वीं बार एशिया कप का खिताब जीता था? या पाकिस्तान को पराजित करके जीता था। बताइएगा हाल ही में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अपांग अलंग और आहू की 6000 किलोमीटर की यात्रा का गवाह बना है। इसका संबंध किससे हो जाएगा? अमूर फाल्कन बाज से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? अमूर फाल्कन बाज से हो जाएगा। और गंजा ईगल कहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक है? कनाडा का हो जाएगा गंजा ईगल। बताइएगा हाल ही में विश्व हृदय दिवस 2025 किस तिथि को मनाया गया है? 29 सितंबर को मनाया गया। किस तिथि को मनाया गया? 29 सितंबर को। और पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया गया? 27 सितंबर को मनाया गया। बताइए भारत में पहली बार विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन कहाँ होगा? यह चेन्नई में होगा। कहाँ होगा? चेन्नई में विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन। बताइएगा हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत के पहले समुद्री सिमुलेशन केंद्र का उद्घाटन कहाँ में किया है? ये भी चेन्नई में ही किया गया है। कहाँ किया गया है? चेन्नई में किया गया है। बताइएगा हाल ही में फीफा 2026 के शुभांकर के रूप में लॉन्च क्लच का संबंध किस देश से हो जाएगा? यूएसए, अमेरिका से हो जाएगा। और ये 2026 का जो फीफा विश्व कप होगा ना फुटबॉल का, वो अमेरिका में ही होगा। बताइएगा हाल ही में मंगसिर बंगवाल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? मंगसिर बंगवाल महोत्सव का, यह उत्तराखंड में किया गया। कहाँ किया गया? उत्तराखंड में। और बताइएगा हरेली त्योहार कहाँ मनाया गया? यह छत्तीसगढ़ में। हरेला कहाँ? उत्तराखंड में। हैरात कहाँ मनाया गया? यह जम्मू कश्मीर में हैरात मनाया गया। और खीर भवानी जम्मू कश्मीर में ही मनाया गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में आरबीआई का डिप्टी गवर्नर किन्हें नियुक्त किया गया है? शिरीष चंद्र को नियुक्त किया गया। किनको नियुक्त किया गया? शिरीष चंद्र को नियुक्त किया गया है। बताइएगा हाल ही में कूनो राष्ट्रीय उद्यान में भारत में जन्मी पहली वयस्क मादा चीता का नाम क्या है? मुखी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुखी हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में चेंज मेकर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? डीआरडीओ को नियुक्त किया गया। डीआरडीओ के वर्तमान में महानिदेशक कौन हो जाएंगे? समीर वी कामत हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? समीर वी कामत हो जाएंगे। तो साथियों आज का जो होमवर्क सीरीज के माध्यम से जो करंट अफेयर्स बनने वाला था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोगों के मध्य द एग्जाम पोर्टल का जो साइंस होमवर्क के माध्यम से दिया गया था वो प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी एवं तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है वह जब वस्तु कहाँ पे होती है? पी और तथा एफ के मध्य हो। पी तथा एफ के मध्य, अर्थात पोल और फोकस के मध्य रहेगी तो आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। बताइएगा अवतल दर्पण के लिए वस्तु और प्रतिबिंब का आकार समान होता है जब वस्तु कहाँ होती है? केंद्र पर, यानी सेंटर पर रहती है। बताइएगा वक्रता केंद्र पे। बताइएगा एक दर्पण के वक्रता की फोकस लंबाई और त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है? r बराबर 2f या f बराबर r/2 हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अवतल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा बनते हैं। बताइएगा दोनों हो गए। दर्पण सूत्र बता दीजिए तो। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। दर्पण में प्लस हो जाएगा और लेंस में माइनस हो जाएगा। लेंस में हो जाएगा 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f हो जाएगा। बताइएगा प्रकाश किसका रूप होता है? यह ऊर्जा का रूप हो जाएगा। किसका रूप हो जाएगा? प्रकाश ऊर्जा का रूप हो जाएगा। बताए प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात की थी? रोमन के द्वारा ज्ञात की गई थी। और बताइएगा प्रकाश सबसे तीव्र गति में कहाँ गमन करती है? निर्वात में गमन करती है। कहाँ गमन करती है? निर्वात में गमन करती है। और किसी भी वस्तु का जितना अपवर्तनांक रहेगा उसमें प्रकाश की चाल अगर अधिकतर रहेगी तो कम हो जाएगी और कमतर रहेगी तो अधिक हो जाएगी। बताइएगा प्रकाश किस प्रकार का तरंग होता है? अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगा। और ध्वनि कैसी तरंग हो जाएगी? अनुदैर्घ्य तरंग हो जाएगी ध्वनि। बताइएगा वैसा किरण पुंज जो भिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलता है उसे क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। वैसा किरण पुंज जो भिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलती है उन्हें क्या कहा जाता है? अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। बताइएगा यदि आपतन कोण 60 डिग्री हो तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? 60 डिग्री ही होगा। बताइएगा
सघन माध्यम से जब प्रकाश विरल माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर जाएगी या अभिलंब से दूर भागेगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा किसी दर्पण का उपयोग किसी भी वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाने के लिए किया जाता है। किस दर्पण में? उत्तल दर्पण में किया जाता है, वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाने के लिए। बताइएगा दर्पण की लंबाई को क्या कहा जाता है? द्वारक कहा जाता है। दर्पण की लंबाई को क्या कहा जाता है? द्वारक कहा जाता है। बताइए किसी बिंदु से चलने वाले प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है तो उसे क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। बताइएगा अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। जब वस्तु अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। बताइएगा किस बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई मालूम पड़ती है उसे क्या कहा जाता है? आभासी प्रतिबिंब अर्थात काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है। बताइएगा उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई क्या होती है? धनात्मक होगी, जबकि अवतल दर्पण की ऋणात्मक हो जाएगी। बताइएगा वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है कैसा होता है? उल्टा हो जाएगा। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। बताइएगा समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? नहीं उतारा जा सकता है। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पे नहीं उतारा जा सकता है। बताइएगा टॉर्च, सर्च लाइट या वाहनों की हेडलाइट में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए सामान्यतः किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है? समतल और उत्तल में। समतल और उत्तल में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है और अवतल में दोनों बन जाता है, आभासी और वास्तविक दोनों बनता है। बताइएगा जिस वस्तु में और बताइएगा आंख कान नाक के डॉक्टरों के द्वारा किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। बताइएगा जिस वस्तु में से प्रकाश आर पार गुजर सकती है उसे क्या कहा जाता है? पारदर्शी कहा जाता है। जिस वस्तु में से प्रकाश आर पार गुजर सकती है उसे क्या कहा जाता है? पारदर्शी कहा जाता है। बताइएगा निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्गत कोण कहा जाता है। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को। बताइएगा प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति क्या होती है? ना तो कण के समान और ना ही तरंग के समान होती है। प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति क्या होती है? ना तो कण के समान होती है और ना ही तरंग के समान होती है। बताइएगा विद्युत सिग्नल कैसे उत्पन्न होता है? विद्युत सिग्नल या प्रकाश सुग्राही के द्वारा उत्पन्न होता है। किसके द्वारा उत्पन्न होता है? प्रकाश सुग्राही के द्वारा। बताइएगा मानव नेत्र में बाह्य प्रकाश को कौन नियंत्रित करता है? आइरिस नियंत्रित करता है। और प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। रेटिना का हिंदी में नाम हो जाएगा दृष्टि पटल और आइरिस का हो जाएगा परितारिका। सही जवाब हो जाएगा। और बताए आंख के रंगों के लिए कौन उत्तरदायी होता है? आइरिस ही उत्तरदायी होता है। सही जवाब हो जाएगा। और बताइएगा मानव शरीर का कौन कौन से अंग है जिसमें रक्त के द्वारा ऑक्सीजन का परिसंचरण नहीं होता है? नाखून और आंख में जो है ना रक्त के द्वारा ऑक्सीजन का परिसंचरण नहीं होता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा मानव के दो नेत्र होते हैं, इनकी दृष्टि क्षेत्र कितनी होती है? 180 डिग्री हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 180 डिग्री हो जाएगी। बताइएगा आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? परिवर्ती द्वारक की भांति कार्य करती है। किसकी भांति करती है? परिवर्ती द्वारक की भांति कार्य करती है। बताइएगा नेत्र लेंस का फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष हो जाता है? निकट दृष्टि दोष हो जाता है। फोकस दूरी कम हो जाएगा तो निकट दृष्टि दोष, और फोकस दूरी ज्यादा हो जाने पर कौन सा दोष हो जाएगा? दूर दृष्टि दोष। बताइए मायोपिया किस दोष को कहा गया है? निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताएगा निकट दृष्टि दोष में कहाँ की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती है? दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती है और निकट की दिखाई पड़ती है। जो दोष रहेगा वो दिखेगा, उसका विपरीत नहीं दिखेगा। बताइएगा वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है? 1/16 सेकंड तक रहता है। कितना सेकंड तक रहता है? 1/16। कान वाला जो है ना वो 1/10 है। 1/16 सेकंड तक वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब बना रहता है। बताइए दृष्टि निबंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? दृष्टि निबंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? चलचित्र प्रक्षेपण में किया जाता है। किसमें किया जाता है? चलचित्र प्रक्षेपण में, टेलीविजन वगैरह में प्रक्षेपण के लिए किया जाता है। बताइए किसी दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है तो वो कौन सा दोष हो जाएगा? जरा दृष्टि दोष हो जाएगा। कौन सा दोष हो जाएगा? जरा दृष्टि दोष हो जाएगा। बताइएगा
नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। बताइएगा नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया कैसी होती है? किसके द्वारा होती है नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया? सिलियरी पेशियों के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? सिलियरी पेशियों के द्वारा होती है। बताइएगा श्वेत प्रकाश का उसके अवयव में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। श्वेत प्रकाश का उसके अवयव में टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वर्ण विक्षेपण। बताइएगा आकाश नीला किस क्रिया के कारण दिखाई पड़ता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई पड़ता है। बताइएगा सूर्य जो होता है सूर्योदय एवं सूर्यास्त से पहले आभासी बड़ा प्रतीत होता है। यह किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना के कारण ही यह टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। बताइएगा पुतली का आकार रोशनी के हिसाब से कौन निर्धारित करता है? परितारिका अर्थात आइरिस ही करता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा उम्र बढ़ने के साथ साथ आंख की मंजन क्षमता सामान्यतः कम हो जाती है। इस स्थिति को क्या कहा जाता है? जरा दृष्टि दोष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जरा दृष्टि दोष कहा जाता है। बताइएगा नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं। किन वस्तुओं को देख पाते हैं? निकट की वस्तुओं को देख पाते हैं। बताइएगा नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर इसका व्यास होता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा चुंबकीय क्षेत्र रेखा के संदर्भ में क्षण चुंबक के भीतरी इसकी दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर बहती है कि नहीं बहती है? चुंबकीय क्षेत्र की रेखा के संदर्भ में नहीं, दक्षिण से उत्तर बहेगी। और किसी भी चुंबक में है ना बाह्य गमन करेगा उत्तर से दक्षिण तक चुंबक में, और अंतः में भीतर करेगा दक्षिण से उत्तर की ओर गमन करेगा। बताइएगा हीटर के तार किसके निर्मित होते हैं? नाइक्रोम के निर्मित होते हैं। किसके निर्मित होते हैं? नाइक्रोम के निर्मित होते हैं। बताइएगा एक त्वरित आवेश जो उत्पन्न करती है, कौन तरंग उत्पन्न करती है? विद्युत चुंबकीय तरंग एक त्वरित आवेश उत्पन्न करती है। सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों एग्जाम पोर्टल के माध्यम से साइंस का जो भी होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोगों के मध्य कॉस्मोस पब्लिकेशन का महेश बनवाल द्वारा रचित जो होमवर्क के माध्यम से दिया गया था वो प्रारंभ किया जा रहा है साइंस में आप लोग के मध्य। केमिस्ट्री जो दिया गया था वो प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन तथा हीलियम भरी जाती है। कौन कौन सी हो जाती है? नाइट्रोजन तथा हीलियम भरी जाती है। बताइए गर्म गैस के गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक वरीयता क्यों दी जाती है? क्योंकि हीलियम वायु के साथ विस्फोट मिश्रण नहीं बनाती है। बताइएगा अश्रु गैस किसे कहा जाता है? अमोनिया को कहा जाता है। अश्रु गैस किसे कहा जाता है? अमोनिया को अश्रु गैस भी कहा जाता है। अमोनिया का सूत्र क्या हो जाता है? NH3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? NH3। बताइएगा भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? D2O अर्थात ड्यूटेरियम ऑक्साइड हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। और इसका प्रयोग किस में किया जाता है? मंदक के रूप में, नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में किया जाता है। बताइएगा भारी जल में हाइड्रोजन के स्थान पर कौन सा परमाणु होता है? ड्यूटेरियम हो जाएगा। हाइड्रोजन के स्थान पर कौन सा परमाणु होगा? ड्यूटेरियम हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइए हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है? 3 समस्थानिक है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम एवं ट्राइटियम हो जाएगा। इसमें रेडियो सक्रिय कौन होता है? ट्राइटियम ही हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ट्राइटियम रेडियो सक्रिय हो जाता है। बताइएगा भारी जल की खोज किनके द्वारा की गई थी? यूरे एवं वाष्पन के द्वारा। यूरे एवं वाष्पन के द्वारा भारी जल की खोज की गई थी। बताइएगा समुद्री जल को शुद्ध जल से में किस प्रक्रिया के द्वारा परिवर्तित किया जाता है? आसवन विधि के द्वारा किया जाता है। किस विधि के द्वारा किया जाता है? आसवन विधि के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। बताइएगा भारी जल किसका उदाहरण होता है? मंदक का उदाहरण हो जाएगा। किसका उदाहरण हो जाएगा? मंदक का। बताइएगा पानी आयनिक लवण का सुविलायक क्यों है? पानी जो है आयनिक लवण का सुविलायक क्यों होता है? पानी का द्विध्रुव आघूर्ण अधिक हो जाता है। क्या होता है? पानी का द्विध्रुव आघूर्ण अधिक हो जाता है। बताइएगा अल्कोहल में विद्युत का संचालन होगा या नहीं होगा? अल्कोहल में नहीं होगा। विद्युत का संचालन अल्कोहल में नहीं होता है। बताइएगा क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम सिलिकेट हो जाएगा। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम सिलिकेट हो जाएगा। बताइए अशुद्ध जल में से बड़ी मात्रा में पेयजल किस प्रक्रिया के द्वारा तैयार किया जाता है? निर्लवणीकरण के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? निर्लवणीकरण के द्वारा। पता है धातु जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या उत्पन्न करेगा? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा और लवण निर्मित करेगा। और धातु के कार्बोनेट जब अम्ल से अभिक्रिया करेंगे तो क्या क्या निर्मित करेंगे? लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करेंगे। धातु के कार्बोनेट जब अम्ल से अभिक्रिया करेंगे तो लवण,
कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करेंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा टेफ्लॉन किस श्रेणी का पदार्थ है? फ्लोरोकार्बन का हो जाएगा। टेफ्लॉन किस श्रेणी का पदार्थ हो जाएगा? फ्लोरोकार्बन का हो जाएगा। बताइएगा वायुमंडल में किस गैस की प्रतिशत मात्रा सबसे कम है? यह कार्बन डाइऑक्साइड की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड की हो जाएगी। और बताए भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? अल्युमिनियम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अल्युमिनियम भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व हो जाएगा। और तत्व कौन सा सर्वाधिक भूपर्पटी पे पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित करके लिया जाता है? हीलियम गैस को मिश्रित करके लिया जाता है। बताइएगा हीरा किस तत्व का अपरूप है? कार्बन का हो जाएगा। और बताइएगा ग्रेफाइट किसका अपरूप है? यह भी कार्बन का ही हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइए जल में आसानी से घुलनशील पदार्थ कौन सा होता है? अमोनिया हो जाएगा। जल में आसानी से घुलनशील पदार्थ कौन सा हो जाएगा? अमोनिया हो जाएगा। बताइए सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Pb3O4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Pb3O4 हो जाएगा। बताइए सामान्य ताप पर आयोडीन किस अवस्था में पाया जाता है? ठोस अवस्था में आयोडीन पाया जाता है। आयोडीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 53 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आयोडीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 53 हो जाता है। और इसका परमाणु त्रिज्या बताइएगा किस प्रकार के कोयले में कार्बन का अंश निम्नतम होता है? लिग्नाइट कोयला में होता है। किसमें होता है? लिग्नाइट कोयला में कार्बन का अंश पीट में होना चाहिए। एंथ्रासाइड लिग्नाइट बिटुमिनस पीट। हाँ और मुलायम कोयला किसे कहा गया है? एंथ्रेसाइड ना होना चाहिए। भूरा कोयला ना, लिग्नाइट भूरा कोयला होगा। मुलायम एंथ्रासाइड हो जाएगा। बिटुमिनस। हाँ बिटुमिनस हो जाएगा। बताइएगा हाइड्रोजन को जलाने से क्या प्राप्त होता है? जल प्राप्त होता है। और बताइएगा कोयले के जलाने से कौन सी गैस निकलती है? CO2 निकलती है। बताइए ऑक्सीजन की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? प्रिस्टले के द्वारा की गई थी। ऑक्सीजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? प्रिस्टले के द्वारा की गई थी। बताइएगा वायु के मुख्य संघटक गैस कौन कौन सी गैस है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी। बताइए वायुमंडल में अनुपस्थित अक्रिय गैस कौन सी होती है? रेडॉन गैस हो जाती है। और वायुमंडल में आर्गन गैस की मात्रा कितनी है? 0.093 हो जाए 0.093 हो जाएगा। हाँ बताइएगा भारी मशीनों के उपयोग के लिए किसका प्रयोग संनेहक के रूप में किया जाता है? या ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों रसायन विज्ञान के माध्यम से कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो भी आप लोगों के मध्य होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में कॉस्मोस पब्लिकेशन का ही जीव विज्ञान प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा विटीकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित किया जाता है? अंगूर उत्पादन का विटीकल्चर कहा जाता है। बताइएगा वर्मी कल्चर में कौन सा कीट प्रयुक्त होता है? केचुआ पालन को वर्मी कल्चर कहा जाता है। बताइएगा वृद्धावस्था एवं आयु वृद्धि के प्रभाव का अध्ययन किसमें किया जाता है? जेरेंटोलॉजी में किया जाता है। इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? जेरेंटोलॉजी कहा जाता है। बताइएगा मृदा के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? पेडोलॉजी मृदा के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है। बताइए फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। बताइएगा कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी कहलाता है। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी कहलाता है। बताइएगा जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है। जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। बताइएगा विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी कहा जाता है। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी कहा जाता है। एथनोलॉजी कहा जाता है। एथनोलॉजी। एंथोलॉजी आपका फूलों का अध्ययन हो जाएगा। बताइए सब्जी का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ओलेरीकल्चर। सब्जी का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ओलेरीकल्चर के अध्ययन के माध्यम से किया जाता है। बताइए अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी किसमें होती है? बच्चों में होती है। और वयस्कों में कौन सी बीमारी हो जाती है? ऑस्टोमलेशिया हो जाती है। कौन सी बीमारी हो जाती है? ऑस्टोमलेशिया हो जाती है। बताइएगा अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑफियोलॉजी या सर्पेंटोलॉजी भी कहलाता है। ऑफियोलॉजी भी कहा जाता है और सर्पेंटोलॉजी भी कहा जाता है। बताइए हाइड्रोपोनिक्स में किससे संबंधित है? हाइड्रोपोनिक्स मृदा रहित पादप संवर्धन कहलाएगा। हाइड्रोपोनिक्स जल में वृद्धि
पौधा संवर्धन, और एरोपोनिक्स वायु में पादप का संवर्धन हो जाएगा तो एरोपोनिक्स कहलाएगा। बताइए जंतु विज्ञान के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है? जीवित व मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन जंतु विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। बताइएगा जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु हो जाएंगे। और बताए वनस्पति विज्ञान के थियोफ्रेटस हो जाएंगे। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हो जाएंगे? थियोफ्रेटस हो जाएंगे। बताइएगा प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन हो जाएंगे? एडवर्ड जेनर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? एडवर्ड जेनर प्रतिरक्षा विज्ञान को हो जाएंगे। बताइएगा वर्गीकरण अथवा वर्गीकरण विज्ञान के पिता किन्हें कहा गया है? यह कैरोलस लिनियस को कहा गया। किन्हें कहा गया? कैरोलस लिनियस को कहा गया। बताइएगा रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किन्होंने की थी? विलियम हार्वे के द्वारा रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की गई थी। बताइएगा उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किन्होंने दिया था? ह्यूगो डी व्रीज के द्वारा दिया गया था। बताइएगा कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। और कोशिका विज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है कोशिका विज्ञान का जनक? रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। बताइएगा आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? कैरोलस लिनियस हो जाएंगे। आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हो जाएंगे? कैरोलस लिनियस। बताइएगा अनुवांशिकी का पिता किन्हें कहा गया? ग्रेगर जोहान मेडल को कहा गया। अनुवांशिकी का पिता किन्हें कहा गया? ग्रेगर जोहान मेडल को। बताइएगा मेडल के द्वारा किसके पौधे के संवर्धन के तहत अनुवांशिकी का प्राप्त किया गया था? मटर के पौधे के तहत किया गया था। बताइएगा अनुवांशिकी अभियांत्रिकी के जनक किन्हें कहा गया है? अनुवांशिक अभियांत्रिकी के जनक पॉल बर्ग को कहा गया। किन्हें कहा गया? पॉल बर्ग को कहा गया। और बताइएगा शैवाल का अध्ययन क्या कहला जाता है? फाइटोलॉजी हो जाएगा। और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहा जाता है। और बताइए शैवाल विज्ञान का जनक किन्हें कहा गया है? विलियम हेनरी हार्वे को कहा गया है। किन्हें कहा गया शैवाल विज्ञान का जनक? विलियम हेनरी हार्वे को कहा गया है। बताइएगा औषधि विज्ञान का जनक किन्हें कहा गया है? हिप्पोक्रेटस को कहा गया। औषधि विज्ञान का जनक किन्हें कहा गया है? हिप्पोक्रेटस को औषधि विज्ञान का जनक कहा गया। बताइएगा जीन चिकित्सा का जनक किन्हें कहा गया है? जीन चिकित्सा का एंडरसन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जीन चिकित्सा के जनक एंडरसन हो जाएंगे। तो साथियों कॉस्मोस पब्लिकेशन के माध्यम से आप लोग के मध्य केमिस्ट्री और बायो से जो भी होमवर्क दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य दृष्टि पब्लिकेशन का क्विक साइंस के माध्यम से बायो फिर से पुनः प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त सजीवों अर्थात जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। और बताइएगा जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किन्होंने किया था? यह लेमार्क एवं ट्रेविनस के द्वारा किया गया था। लेमार्क एवं ट्रेविनस के द्वारा किया गया था। लेमार्क फ्रांस के थे और ट्रेविनस जर्मनी के वैज्ञानिक हो जाएंगे। बताइएगा जीव विज्ञान को विज्ञान की एक शाखा के रूप में स्थापित करने के कारण किन्हें जीव विज्ञान का जनक कहा गया है? अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा गया है। बताइएगा अरस्तु की कौन सी पुस्तक में 500 जंतुओं का वर्णन किया गया है? हिस्टोरिया एनिमेलियम। हिस्टोरिया एनिमेलियम इस पुस्तक में इनके द्वारा लगभग 500 जंतुओं का वर्णन किया गया है। बताइएगा वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेटस हो जाएंगे। और इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है। इसका पुस्तक का क्या नाम है? हिस्टोरिया प्लांटेरियम हो जाएंगे। हिस्टोरिया प्लांटेरम। और ये अरस्तु की पुस्तक का क्या नाम है? हिस्टोरिया एनिमेलियम। हिस्टोरिया एनिमेलियम। बताइएगा सभी सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सभी सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या हो जाएगी? कोशिका हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा जीवन को पूर्ण करने के लिए सजीवों में होने वाली सभी जैव रासायनिक अभिक्रिया को सम्मिलित रूप से कौन सी क्रिया कहा जाता है? उपापचयी क्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपापचयी क्रिया कहा जाता है। जीवन को पूर्ण करने के लिए सजीवों में होने वाली सभी जैव रासायनिक अभिक्रिया को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? उपापचयी क्रिया कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा इस क्रिया द्वारा सजीवों के शरीर में सरल अणुओं से जटिल अणुओं का निर्माण होता है? उपचयन के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? उपचयन के माध्यम से सजीवों के शरीर में सरल अणुओं से जटिल अणुओं का निर्माण होता है। जैसे कि वृद्धि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैसे कि वृद्धि हो जाएगा। उपचयन का उदाहरण हो जाएगा। बताइएगा सजीवों के शरीर में जटिल अणु टूटकर सरल अणुओं का निर्माण करते हैं। इस विधि को क्या कहा गया है? अपचयन कहा गया। क्या कहा गया है? अपचयन कहा गया है। और इससे ऊर्जा मुक्त भी होती है। जैसे कि श्वसन जो हो जाएगा अपचयन का उदाहरण हो जाएगा। श्वसन क्या हो जाएगा? अपचयन का उदाहरण हो जाएगा। और श्वसन कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। जिससे ऊष्मा का उत्पादन हो जाएगा उसे ऊष्माक्षेपी कहा जाएगा। और जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता यानी अवशोषण होगा उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। बताइएगा
किस प्रक्रिया के अंतर्गत भोजन का उपयोग कर सजीवों में नई कोशिका का निर्माण होता है? इस विधि को क्या कहा गया? वृद्धि कहा गया। क्या कहा गया? वृद्धि कहा गया। भोजन का उपयोग करके सजीवों में नई कोशिका का निर्माण होता है, इसे वृद्धि कहा गया। बताइएगा, सजीवों द्वारा अपने समान जीवों को जन्म देने की क्षमता क्या कहलाती है? जनन जनन अर्थात प्रजनन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? जनन अर्थात प्रजनन कहलाएगी। बताइएगा, सजीवों को निर्धारित करने वाला वह गुण जिसके अंतर्गत संवेदनशीलता आती है, अर्थात सभी सजीवों में अनुभूति करना एवं प्रकाश, ताप, जल, गुरुत्वीय तथा रासायनिक पदार्थों आदि के प्रति प्रतिक्रिया करने की क्षमता होती है, इसको कौन क्या कहा गया है? इसे चेतना कहा गया है। क्या कहा गया? चेतना कहा गया है। बताइएगा, सजीवों और पादपों में अंतर किसके द्वारा किया जाता है? कोशिका भित्ति के माध्यम से किया जाता है। और बताइएगा, पादप की कोशिका भित्ति में क्या पाया जाता है? सेलुलोज से बनी होती है पादप की कोशिका भित्ति। बताइएगा, जंतुओं में कोशिका भित्ति की जगह की क्या पाई जाती है? कोशिका झिल्ली पाई जाती है। पादप में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतुओं में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। और पादपों की कोशिका भित्ति किसकी भी निर्मित होती है? सेलुलोज की निर्मित होती है, जो कठोर होता है। बताइएगा, क्लोरोप्लास्ट जो होता है वह किस में उपस्थित होता है? पादप या जंतु में? पादप में उपस्थित रहेगा क्लोरोप्लास्ट, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पादप किस रंग के होते हैं? हरे रंग के कारण ही होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। और क्लोरोफिल को जो है सूर्य प्रकाश में रख देने पर वह किस में निर्मित हो जाएगा? जहर बन जाता है। हाँ, जहर में निर्मित हो जाता है। बताइएगा, तारकाय की खोज किसने की थी? बॉवेरी के द्वारा तारकाय की खोज की गई थी। बताइएगा, जंतु कोशिकाओं में पादप कोशिका की तुलना में रसधानी कैसी होती है? बड़ी या छोटी होती है? या छोटी हो जाएगी। जंतु कोशिकाओं में पादप कोशिकाओं की भांति रसधानी क्या होती है? छोटी होती है। और बताइएगा, पादप कोशिकाओं में रसधानी बड़ी होती है, जो क्या कहलाती है? किससे भरी होती है रसधानी पादप कोशिकाओं में? या कोशिका द्रव से भरी होती है? किससे भरी होती है? कोशिका द्रव से भरी होती है। बताइएगा, जंतु अपने भोजन हेतु पौधा एवं अन्य जंतुओं पर निर्भर होते हैं। पौधे और अन्य जंतु जो हो जाएंगे, पौधे जो हो जाएंगे उत्पाद हो जाएंगे। जंतु अपने भोजन हेतु पौधे तथा अन्य जंतुओं पर निर्भर करते हैं। इसमें एग्जाम्पल एक बता दीजिए तो। ये युगलीना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? युगलीना। और मनुष्य भी वगैरह सब भी हो जाएगा। बताइएगा, जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत किन्होंने की थी? कैरोलस लिनियस के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? कैरोलस लिनियस के द्वारा दी गई थी। टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिद्धांत। बताइएगा, उन्होंने जीवों को जंतु जगत एवं पादपों को पादप जगत में बांटा था, इसलिए लिनियस को वर्गीकी का पिता, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा गया है। बताइएगा, कैरोलस लिनियस ने जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति को कब प्रचलित किया था? 1753 में प्रचलित किया था। कब प्रचलित किया था? 1753 में प्रचलित किया था, जिसमें पहला शब्द जो था वो वंश को दर्शाता था, जबकि दूसरा शब्द जाति को दर्शाता था। बताइएगा, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस, जिसमें होमो जो हो जाएगा वंश और सेपियंस जो हो जाएगी वो जाति को प्रदर्शित करेगी। बताइएगा, जैव समुदाय के अध्ययन के लिए हमें जीवधारियों को कुछ समूह में वर्गीकृत करना पड़ा, ताकि समान गुण एवं संरचना वाले जीवों का अध्ययन एक साथ किया जा सके। आधुनिक जीव विज्ञान में सर्वाधिक मान्यता जो है 5 जगत वर्गीकरण को दी गई है। यह किसके द्वारा दी गई थी? यह विटकर महाशय के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? विटकर के द्वारा दी गई थी। और 5 जगत में जो बांटा गया है, 5 जगत वर्गीकरण जो हुआ है, ये 5 जगत में कौन कौन से आते हैं? कौन क्या क्या है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप एवं जंतु हो जाएंगे। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप एवं जंतु हो जाएंगे। बताइएगा, मोनेरा जो होता है वो कैसा जंतु जीव हो जाएगा? एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव का समूह हो जाएगा। एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव का समूह हो जाएगा। बताइएगा, इसका उदाहरण, मोनेरा का उदाहरण एक आध को बता दीजिए तो। जीवाणु हो जाएगा, साइनोबैक्टीरिया हो जाएगा, उसके बाद नीला हरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। वही साइनोबैक्टीरिया, नीले हरित शैवाल को ही कहा गया। और पृथ्वी पर सर्वप्रथम ऑक्सीजन किन्होंने उत्पादित किया था? साइनोबैक्टीरिया के द्वारा ही उत्पादित किया गया था। बताइएगा, प्रोटिस्टा जो होता है वो कैसा कैरियोटिक जीव होता है? यह भी एक कोशिकीय होता है। क्या होता है? एक कोशिकीय यूकैरियोटिक। हाँ, प्रोटिस्टा एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव हो जाएगा। बताइएगा, प्रोटिस्टा का उदाहरण कोई बता दीजिए तो। युगलीना, शैवाल, कोलेरा, अमीबा इत्यादि जो हो जाएंगे तो प्रोटिस्टा के उदाहरण हो जाएंगे। बताइएगा, कवक जो होते हैं वो
क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं या बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव होते हैं? बहुकोशिकीय हो जाएंगे, कवक जो हो जाएंगे बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव हो जाएंगे। बताइएगा यीस्ट किसका उदाहरण है? कवक का ही उदाहरण है। यीस्ट के सहायता से ही शराब निर्मित किया जाता है, यीस्ट की सहायता से ही शराब का निर्माण होता है। बताइएगा पेनिसिलियम क्या है? ये भी कवक ही हो जाएगा, और मशरूम ये भी कवक हो जाएगा। तो साथियों, दृष्टि पब्लिकेशन के माध्यम से जो क्विक साइंस आप लोग के मध्य दिया गया था बायोलॉजी, वो समाप्त कर दिया गया। अब आप लोग के मध्य स्पीडी पब्लिकेशन का सामान्य अध्ययन प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा पंडित शिव नारायण कुमार शर्मा जो थे वह किस संगीत यंत्र का वादन करते थे? या संतूर वादक थे। बताइएगा राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने वर्षों के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? हर एक 2 वर्षों के बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का कार्यकाल होता है राज्यसभा के सदस्यों का। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति हो जाता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति हो जाएगा। बताइए भारतीय संघ कार्यपालक में केवल कौन कौन होते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं मंत्री परिषद होता है। कौन होता है भारतीय संघ कार्यपालक में? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं मंत्री परिषद। बताइएगा किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होती है? अनुच्छेद 16 में हो जाएगी। किसमें हो जाएगी? अनुच्छेद 16 में हो जाएगी। बताइएगा धर्म के प्रति जो निष्ठा होती है वो कहाँ से कहाँ उल्लेखित है? 25 से 28 में इसका उल्लेख हो जाएगा। बताइएगा और भारत कौन सा देश है? धर्मनिरपेक्ष देश हो जाएगा। और धर्मनिरपेक्ष शब्द अभी हाल फिलहाल में किस भारतीय पड़ोसी देश ने हटा दिया है? बांग्लादेश के द्वारा हटा दिया गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा भूस्थल को जो समुद्र में प्रक्षेपित है एवं 3 ओर से जल से घिरा हुआ है उसको क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप। और विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा प्रायद्वीप है? अरब प्रायद्वीप हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। और बताइएगा भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी नदी है? यह गोदावरी हो जाएगी। और भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा हो जाएगी। और बताइएगा दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा गया? कावेरी को कहा गया। और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कृष्णा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? कृष्णा नदी हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा समय मापने की एक कला है, उसको क्या कहा जाता है? हेरोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेरोलॉजी को समय मापने की एक कला है, उसको हेरोलॉजी कहा जाता है। बताइएगा मैग्नेसन कार्लसन जो है वह किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हो जाएंगे? या शतरंज से हो जाएंगे। और इनके द्वारा अभी हाल फिलहाल में ई स्पोर्ट्स शतरंज का जो है ना वो जीता गया है। बताइएगा वर्ल्ड रेड क्रॉस डे किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। और 8 मार्च को ही मनाया जाता है। बताइएगा यूपीएससी द्वारा संचालित भर्ती परीक्षा के विषय में सीसेट का तात्पर्य क्या होता है? सीसेट का CSAT सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट हो जाएगा। सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट हो जाएगा सीसेट का पूर्ण रूप। बताइएगा विश्व में एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा नेशनल पार्क है? किबु लामजाओ। और ये किस में स्थित है? मणिपुर राज्य में स्थित हो जाएगा, लोकटक झील में स्थित हो जाएगा। बताइएगा आदिवासी शब्द कबीलों के लिए पहली बार किनके द्वारा प्रयोग किया गया था? आदिवासी शब्द यह महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। बताइएगा भारत में प्रतिवर्ष 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है? डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। और यह किनकी स्मृति में मनाया जाता है? विधान चंद्र राय की स्मृति में मनाया जाता है। बताइएगा गर्भ निरोधक गोलियां जो होती है इनमें क्या होता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है। बताइए 2 न्यूरॉन के बीच की जगह क्या कहलाती है? सिनेप्स कहलाती है। 2 न्यूरॉन के बीच की जगह क्या कहलाती है? सिनेप्स कहलाती है। बताइएगा दुग्ध का उत्क्षेपण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? ऑक्सीटॉक्सिन हो जाएगा। दूध निर्माण के लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन उत्तरदायी होता है, प्रोलैक्टिन। बताइएगा अर्थशास्त्र का पिता किन्हें कहा गया है? एडम स्मिथ को कहा गया। और इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी वेल्थ ऑफ नेशन। बताइएगा सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था? 1869 में हुआ था। 1869 में इसका निर्माण शुरू हुआ था और 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। जबकि पनामा नहर का 1914 में हुआ था निर्माण। बताइएगा भारत में सबसे बड़ी महाद्वीपीय शेल्फ कौन सी है? गुजरात राज्य में स्थित है भारत की सबसे बड़ी महाद्वीपीय शेल्फ। बताइएगा हर्यक राजा बिंबिसार की राजधानी कहाँ थी?
ये राजगिरी हो जाएगी। हर एक राजा बिंबिसार की राजधानी कहाँ हो जाएगी? राजगिरी। बताइए बिंदुसार किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का शासक हो जाएगा। मौर्य बिंदुसार किस वंश का शासक हो जाएगा? मौर्य वंश का। बताइएगा मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह हो जाएगा। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह हो जाएगा। तख्त ताउस का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? शाहजहां के द्वारा करवाया गया था तख्त ताउस का निर्माण। बताइएगा बसिन की संधि जो है वह किन किन के मध्य हुई थी? या मराठी एवं अंग्रेजों के मध्य हुई थी। पेशवा एवं अंग्रेजों के मध्य हुई थी बसिन की संधि। और बताइएगा सालाबाई की संधि कब हुई थी? 1782 में सालाबाई की संधि हुई थी। बताइएगा भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त कराया था? 1961 में। और गोवा मुक्ति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। बताइएगा भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना कितना है? 3:2 हो जाएगा। और भारतीय तिरंगे के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान किनका है? पिंगाली वेंकैया का हो जाएगा। पिंगली वेंकैया का महत्वपूर्ण योगदान हो जाएगा। बताइएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर प्राथमिकता दी गई थी? कृषि पर। और द्वितीय में उद्योग पर। और तृतीय में कृषि और उद्योग दोनों पर संयुक्त रूप से प्राथमिकता दी गई थी। बताइएगा सूरजमुखी जो होती है वह कैसी फसल होती है? तिलहन फसल हो जाएगी। कौन सी फसल हो जाएगी? तिलहन फसल हो जाएगी। बताइएगा पंचतंत्र किताब के लेखक कौन हो जाएंगे? विष्णु शर्मा हो जाएंगे। पंचतंत्र किताब के लेखक कौन हो जाएंगे? विष्णु शर्मा। बताइएगा सिखों के पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक हो जाएंगे। सिखों के पहले गुरु कौन हो जाएंगे? गुरु नानक हो जाएंगे। इनका जन्म कब हुआ था? 1469 में तलवंडी में हुआ था। और हाल फिलहाल में तेग बहादुर की जयंती किस तिथि को मनाई गई है? यहाँ नहीं नवंबर में है शायद आपका 11 नवंबर को मनाया गया है तेग बहादुर की स्मृति पे। बताइए भारत की पहली मोनो रेल कहाँ प्रारंभ की गई है? या मुंबई में प्रारंभ की गई है। बताइए प्रसिद्ध राजा हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित का लेखन किन्होंने किया था? बाणभट्ट के द्वारा किया गया था। बताइएगा दो राज्यों के बीच का विवाद सुलझाने का अधिकार किसको होता है? उच्चतम न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को होता है। किसको होता है? सुप्रीम कोर्ट को होता है। बताइए शांति निकेतन कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। और शांति निकेतन का स्थापना किन्होंने की थी? RNT अर्थात रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। बताइएगा तुलु वंश की स्थापना किसने की थी? वीर नरसिंह के द्वारा तुलु वंश की स्थापना की गई थी। और यह दक्षिण भारत का राजवंश था तुलु वंश। बताइएगा नर्मदा नदी जो है वह किस दिशा की ओर बहती है? पश्चिम दिशा की ओर बहती है। और बताइएगा यह डेल्टा का निर्माण करती है कि नहीं करती है? नहीं करती है। नर्मदा एवं ताप्ती जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। बताइएगा भारत का पहला नाभिकीय शक्ति स्टेशन कौन सा है? तारापुर शक्ति स्टेशन हो जाएगा। और यह किस राज्य में स्थित हो जाएगा? महाराष्ट्र राज्य में स्थित हो जाएगा। बताइएगा डायनामाइट का अत्यंत महत्वपूर्ण संघटक कौन सा है? ट्राई नाइट्रो टालविन हो जाएगा। TNT। डायनामाइट का अत्यंत महत्वपूर्ण संघटक TNT हो जाएगा। और डायनामाइट का आविष्कार किन्होंने किया था? अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था। 1867 में किया गया था। और इन्हीं के नाम पे नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। बताइएगा नोबेल का शांति पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है नोबेल का शांति पुरस्कार। बाकी सब दिया जाता है स्वीडन के स्टॉकहोम में। बताइएगा कुरियन अवार्ड जो है वह किस बोर्ड के द्वारा दिया जाता है? कुरियन अवार्ड नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है कुरियन अवार्ड? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा दिया जाता है। और ये हो जाएंगे दूध क्रांति से संबंधित वर्गीज कुरियन थे ना, उन्हीं के अथी पे दिया जाता है कुरियन अवार्ड। तो साथियों स्पीडी पब्लिकेशन का जो सामान्य अध्ययन आप लोग के मध्य होमवर्क सीरीज के माध्यम से दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य लुसेंट सीरीज का जो भी होमवर्क दिया गया था हिस्ट्री के माध्यम से वो प्रारंभ किया जा रहा है। आप लोग भी कमेंट माध्यम से आंसर देने का प्रयास अवश्य कीजिए। बताइएगा शिवाजी के दरबार में जो नियुक्त थे उन्हें क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान कहा जाता था। और अष्टदिग्गज किन के दरबार में थे? कृष्णदेव राय के दरबार में थे। और बताइएगा डोमिनस पायस कहाँ का यात्री था? यह पुर्तगाल का था। और यह कृष्णदेव राय के दरबार में ही आया था, साम्राज्य में आया था। बताइएगा शिवाजी के शासन काल में किले की सेना का नेतृत्व कौन करता था? इसको क्या कहा जाता था? किले की सेना का नेतृत्व करने वाले को सरे नौबत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सरे नौबत कहा जाता था। बताइएगा पत्र व्यवहार एवं भंडार की देखरेख करने वाले शिवाजी के शासन काल में किले की सुरक्षा जो करते थे उनको क्या कहा जाता था? सबनीस कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सबनीस कहा जाता था। बताइएगा संभाजी के बाद जो राजा राम आए थे ये मुगलों से संघर्ष करते हुए कब मारे गए थे?
1700 ईस्वी में मारे गए थे। सही जवाब हो जाएगा। कब मारे गए थे? 1700 ईस्वी में। राजा राम की मृत्यु के बाद उनकी विधवा पत्नी ताराबाई अपने 4 वर्षीय पुत्र किसका राज्याभिषेक कराकर मराठा साम्राज्य का वास्तविक संरक्षिका बन गई थी? शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक करे। राजा राम के पुत्र जो थे 4 वर्षीय शिवाजी द्वितीय, उसका राज्याभिषेक करके उनकी पत्नी ताराबाई मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका बन गई थी। बताइएगा औरंगजेब की मृत्यु के बाद संभाजी के पुत्र शाहू ने भोपाल के निकट मुगल शिविर से वापस महाराष्ट्र कब लौटे थे? औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात संभाजी के पुत्र शाहू जो थे भोपाल के निकट के मुगल शिविर से वापस महाराष्ट्र कब आए थे? ये 1707 में आए थे। कब आए थे? 1707 में। और खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1707 में ही हुआ था। और ये किस किस के मध्य हुआ था? शाहू एवं ताराबाई के मध्य हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था? शाहू एवं ताराबाई के मध्य खेड़ा का युद्ध 1707 में हुआ था। बताइएगा शाहू जब विजयी हो गए थे खेड़ा के युद्ध में तो इनका राज्याभिषेक कब हुआ था? 1708 में इनका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? सतारा में हुआ था। सतारा जो थी मराठा राज्य की दूसरी राजधानी थी सतारा। बताइएगा किसके नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्य के प्रवर्तक पेशवा लोग थे जो शाहू के पैतृक प्रधानमंत्री थे? यह शाहू के नेतृत्व में थे। बताइएगा पेशवा पद पहले पेशवा के साथ ही वंशानुगत हो गया था। पेशवा कहाँ रहते थे? यह पुणे में रहते थे। पेशवा कहाँ रहते थे? पुणे में रहते थे। बताइएगा 1713 ईस्वी में शाहू जी ने किनको पेशवा बनाया था? बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया था। 1713 ईस्वी में शाहू जी ने किनको पेशवा बनाया था? बालाजी विश्वनाथ को बनाया था। और इनकी मृत्यु कब हो गई थी बालाजी विश्वनाथ की? 1720 में हो गई थी। और इनके बाद पेशवा कौन बने थे? बाजीराव प्रथम पेशवा निर्मित हुए थे। बताइएगा पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य की कमजोर होती हुई स्थिति का फायदा उठाने के लिए किनको उत्साहित करते हुए कहा था कि आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वतः ही गिर जाएंगी? यह शाहू को उत्साहित किया था। किनको उत्साहित किया था? शाहू को उत्साहित किया गया था। बताइएगा सूरत की संधि कब हुई थी? 1775 में सूरत की संधि हुई थी। सूरत की संधि कब हुई थी? 1775 में। बताइएगा वारना की संधि कब हुई थी? वारना की संधि यह 1731 में हुई थी। और वारंगल मिर्च जो है ना अभी हाल फिलहाल में जीआई टैग मिला है, यह तेलंगाना से संबंधित हो जाएगा वारंगल मिर्च। बताइएगा दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? बाजीराव प्रथम हो जाएगा। बाजीराव प्रथम दिल्ली पर आक्रमण करने वाले प्रथम पेशवा थे। बताइएगा बाजीराव प्रथम का जो है संबंध किस महिला से होने के कारण चर्चित रहा था? यह मस्तानी से संबंध होने के कारण यह बहुत चर्चित रहे थे बाजीराव प्रथम। बताइएगा बाजीराव प्रथम की मृत्यु कब हो गई थी? यह 1740 में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई थी। बताइएगा बाजीराव प्रथम की मृत्यु के पश्चात कौन पेशवा बने थे? बालाजी बाजीराव निर्मित हुए थे। कौन हुए थे? बालाजी बाजीराव प्रथम की मृत्यु के पश्चात पेशवा निर्मित हुए थे। बताइएगा वारना की संधि में यह व्यवस्था की गई थी कि संभाजी द्वितीय मराठा साम्राज्य के दक्षिणी भाग पर जिसकी राजधानी कोल्हापुर थी शासन करेंगे तथा उत्तरी भाग पर जिसकी राजधानी सतारा थी शाहू शासन करेंगे। बताइए संगोला की संधि जो थी वह किन किन के मध्य हुई थी? संगोला की संधि यह बालाजी बाजीराव जो थे उनके मध्य और राजा राम द्वितीय के मध्य संगोला की संधि हुई थी। बताइएगा बालाजी बाजीराव को किस अन्य नाम से जाना जाता है? नाना साहेब के नाम से जाना जाता है। बालाजी बाजीराव को किस अन्य नाम से जाना जाता है? नाना साहेब के नाम से जाना जाता है। और यह बाजीराव प्रथम के बाद पेशवा निर्मित हुए थे। बताइएगा झलकी की संधि जो थी वह किस किस के मध्य हुई थी? झलकी की संधि यह हैदराबाद के निजाम एवं बालाजी बाजीराव के मध्य हुई थी झलकी की संधि। बताइएगा सुरजी अर्जुन गांव की संधि कब हुई थी? 1803 में हुई थी। सुरजी अर्जुन गांव की संधि कब हुई थी? 1803 में। बताइएगा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1782 में तक चला था। सालाबाई की संधि से 75 से 82 तक। और यह सालाबाई की संधि से समाप्त हुआ था। बताइएगा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो था वह कब से कब तक हुआ था? 1817 से 19 तक के मध्य चला था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1817 से 19 के मध्य चला था। बताइएगा पूना में स्थित पेशवा जो थे उनका सचिवालय मराठा प्रशासन का केंद्र था जिसे क्या कहा जाता था? पूना में स्थित पेशवा का सचिवालय मराठा प्रशासन का केंद्र था जिसे हजूर दफ्तर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? हजूर दफ्तर कहा जाता था। बताइएगा मंदसौर की संधि कब हुई थी? 1818 में हुई थी। मंदसौर की संधि कब हुई थी? 1818 में। भील विद्रोह भी 1818 में ही हुआ था। बताइएगा
अंतिम पेशवा जो थे वह किसके पुत्र थे? अंतिम पेशवा राघोबा या बाजीराव द्वितीय के पुत्र हो जाएंगे। अंतिम पेशवा कौन थे? राघोबा हो जाएंगे, जो बाजीराव द्वितीय के पुत्र हो जाएंगे। तो साथियों, हिस्ट्री के माध्यम से जो भी होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया। अब आप लोग के मध्य पॉलिटी प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का पहली बार प्रदर्शन कब किया गया था? भारत 1911 में किया गया था। बताइएगा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की पहली बार प्रदर्शन 14 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि में हुआ था, आजादी के समय। बताइएगा, राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग की 3 पट्टियां स्थित है? 3 रंग की 3 पट्टियां स्थित है। और जिसमें गहरा केसरिया जो है वो कहाँ पे स्थित है? ऊपर में केसरिया, गहरा केसरिया हो जाएगा, बीच में सफेद, और गहरा हरा जो हो जाएगा वो नीचे की ओर हो जाएगा। बताइएगा, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के चक्र का रंग जो है वह कैसा है? नीले, गहरा नीला हो जाएगा। और इसमें कितनी तिल्लियां हैं? 24 तिल्लियां हो जाएंगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, भारत के संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। भारत के संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। बताइएगा, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में हंसा मेहता के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? हंसा मेहता के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। बताइएगा, भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार सभी भारतीय नागरिकों व निजी संस्थानों आदि को भी राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शन करने का अधिकार कब से प्राप्त हुआ है? 2002 से ही प्राप्त हुआ है। कब से प्राप्त हुआ है? 2002 से प्राप्त हुआ है। बताइएगा, राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्रीय शोक के समय क्या कर दिया जाता है? झुका दिया जाता है। और बताइएगा, देश में राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति के निधन हो जाने पर संपूर्ण देश में राष्ट्रीय ध्वज को कितने दिनों तक झुका दिया जाता है? 12 दिनों तक झुकाया जाता है। कितने दिनों तक झुकाया जाता है? 12 दिनों तक झुकाया जाता है। मतलब तत्कालिक राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति की मृत्यु होगी तो 12 दिनों तक, और पूर्व राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की होगी तो 1 सप्ताह के लिए की जाती है। वर्तमान के लिए 12 एवं पूर्व के लिए 7। बताइएगा, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किन्होंने की थी? श्यामलाल गुप्ता पार्षद के द्वारा की गई थी। श्यामलाल गुप्ता पार्षद के द्वारा। और क्रांतिकारियों का पिता किन्हें कहा गया? श्यामजी कृष्ण वर्मा को कहा गया। क्रांतिकारियों की माता किन्हें कहा गया? माता भीखाजी रुस्तम कामा है। बताइएगा, राष्ट्रगीत का निर्माण किन की उपन्यास आनंद मठ में किया गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किया गया था। और बताइएगा, वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है इसको कब अपनाया गया था या स्वीकार किया गया था? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था? 1896 में कोलकाता अधिवेशन में। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रहमतुल्लाह सयानी के द्वारा की जाती। किसके द्वारा की जाती थी? रहमतुल्लाह सयानी के द्वारा की जा रही थी। बताइएगा, भारतीय संसद के अधिवेशन का प्रारंभ किससे होता है और समापन किस गायन से होता है? जनगण मन यानी राष्ट्रगान से प्रारंभ होता है और समापन राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम से किया जाता है। बताइएगा, जनगण मन की अवधि जो है, गायन की अवधि कितनी है? 52 सेकेंड हो जाएगी। और राष्ट्रीय गीत की गायन 65 सेकेंड राष्ट्रीय गीत की गायन अवधि हो जाएगी। बताइएगा, राष्ट्रीय कैलेंडर जो है वह किस संवत पर आधारित है? शक संवत पे आधारित है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ शक संवत पे भी आधारित हो जाएगा। बताइएगा, शक संवत कब से प्रारंभ हुआ है? 78 ईस्वी से। और विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व। 57 ईसा पूर्व हो जाएगा। बताइएगा, राष्ट्रीय पुष्प भारत का कौन सा है? कमल हो जाएगा। और इसका राष्ट्रीय वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय फूल का नेलम्बो न्यूसीफेरा हो जाएगा। और राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पावो क्रिस्टेसस हो जाएगा। और बताइए, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ हो जाएगा। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथरा टिग्रिस हो जाएगा। और शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथरा लियो हो जाएगा। शेर का क्या नाम है? पैंथरा लियो शेर का हो जाएगा। चीता का पार्डस है, पैंथरा पार्डस। बताइएगा, भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा जो है वह कब से घोषित हो गई है? 4 नवंबर 2008 से गंगा जो है भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित की गई है। बताइएगा, राष्ट्रीय विरासत पशु किसे घोषित किया गया? हाथी को किया गया। और हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है?
हाथी एलिफस मैक्सिमस हो जाएगा, एलिफस मैक्सिमस। बताइएगा राष्ट्रीय जलीय जीव कौन किसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगेटिक डॉल्फिन हो जाएगा, गंगा डॉल्फिन। और इसको कब राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था? 2009 में घोषित किया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा प्राक्कलन समिति में लोकसभा और राज्यसभा से कितने कितने सदस्य होते हैं? प्राक्कलन समिति में सिर्फ लोकसभा से 30 के 30 सदस्य होते हैं, इसमें राज्यसभा से कोई भी सदस्य नहीं होते हैं। बताइएगा प्राक्कलन समिति जो होती है संसदीय समिति की सबसे बड़ी समिति होती है। प्राक्कलन समिति जो होती है संसदीय समिति की सबसे बड़ी समिति होती है। बताइएगा प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 1 वर्षों का होता है और प्रत्येक वर्ष मई में इस समिति का कार्यकाल प्रारंभ होता है तथा अगले वर्ष 30 अप्रैल को समाप्त हो जाता है। बताइएगा प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसे कहा गया है? लोक लेखा समिति को कहा गया। और लोक लेखा समिति में राज्यसभा और लोकसभा से कितने कितने सदस्य होते हैं? 15 और 7 हो जाएंगे। प्राक्कलन समिति में याद रखिएगा हमेशा सिर्फ लोकसभा से 30 के 30 सदस्य रहते हैं और इनकी नियुक्ति 1 वर्ष के लिए की होती है और जो जिसकी अवधि जो होती है 1 मई से 30 अप्रैल के लिए होती है। बताइएगा लोक लेखा समिति को कौन सी ईस्वी से भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से गठित किया गया था? वर्ष 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से गठित किया गया था जिसे मॉन्टेग्यू सुधार भी कहा गया था। बताइएगा लोक लेखा समिति के सदस्यों का संसद द्वारा प्रतिवर्ष अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली की सहायता से क्या किया जाता है? चयन किया जाता है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली की सहायता से किया जाता है। बताइएगा प्रथम बार श्री मीनू मसानी विरोधी दल के नेता बने थे तो उन्हें लोक लेखा समिति का अध्यक्ष भी मनोनीत किया गया था। कब किया गया था? 1967 में किया गया था। कब किया गया था? 1967 में किया गया था। बताइएगा मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य लोक लेखा समिति में शामिल हो सकता है या नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है। मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य लोक लेखा समिति में शामिल नहीं हो सकता है। बताइएगा यदि समिति का कोई सदस्य आगे चलकर मंत्री बन जाता है तो वह मंत्री बनने की तिथि से समिति का सदस्य नहीं होगा। बताइएगा लोक लेखा समिति में राज्यसभा के सदस्यों को सह सदस्य माना जाता है तथा उनके मत को देने का अधिकार प्राप्त होता है या नहीं होता है? नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों को मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। तो साथियों लुसेंट के माध्यम से जो भी होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य स्पीडी पब्लिकेशन का करंट अफेयर्स प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा वंदना कटारिया जो है इनका संबंध किस खेल से हो जाएगा? यह हॉकी से संबंधित हो जाएंगे। रानी रामपाल का संबंध किससे हो जाएगा? हॉकी से हो जाएगा। बताए जर्मनप्रीत सिंह का संबंध किससे हो जाएगा? ये भी हरमनप्रीत तो कप्तान है और ये जर्मनप्रीत सिंह है, ये भी हॉकी से संबंधित हो जाएंगे और इनको भी अर्जुन पुरस्कार 2025 में दिया गया है। बताइएगा जर्मनप्रीत सिंह। बताइएगा किसे भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? ज्ञानेश कुमार को किया गया है। और अन्य चुनाव आयुक्त कौन कौन है? सुखवीर संधू और विवेक जोशी हो जाएंगे। अन्य चुनाव आयुक्त सुखवीर संधू एवं विवेक जोशी हो जाएंगे। बताइएगा 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ है? मस्कट ओमान में हुआ। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ है? मस्कट ओमान में। बताइएगा कौन सा देश भारत से $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदेगा? यह फिलीपींस से खरीदेगा भारत से। बताइएगा 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमेडो जो हुआ है वो कहाँ शुरू हुआ है? कोमेडो यह इंडोनेशिया में शुरू हुआ है। बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमेडो कहाँ हुआ है? इंडोनेशिया में। कोमेडो जो होता है एक जानवर होता है जिसके काटने से है ना शरीर में जहर फैल जाता है जिसके कारण स्वतः यह हिरण और बकरियों का अधिकतर शिकार करता है और यह इंडोनेशिया में पाया जाता है समुद्र तट पे। बताइएगा भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन आयोजित किया गया है? यह जापान में। और वीर गार्जियन भी जापान के मध्य ही, भारत और जापान के मध्य ही होता है। बताइएगा किस देश ने अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी भारत की आधिकारिक यात्रा पे आए हैं? यह कतर के हो जाएंगे। अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी। बताइएगा किस राज्य ने औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी है? यह असम के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा दी गई है औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति को मंजूरी? असम के द्वारा। बताइएगा किस मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किया गया है? यह आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया। किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? आयुष मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री योग पुरस्कार। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। और हाल फिलहाल 2025 में कहाँ मनाया गया है? विशाखापट्टनम में मनाया गया है। बताइएगा
कहाँ प्रसिद्ध तमिल और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? किस देश में? या फिलीपींस में किया गया है? कहाँ किया गया है? फिलीपींस में किया गया है। बताइए भारत और किस देश ने रणनीति साझेदारी का समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? या कतर के साथ किया? किसके साथ किया? कतर के साथ। बताइए ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए पुरस्कार मिला है? कॉनक्लेव को मिला है। और ऑस्कर पुरस्कार 2025 में किस सिनेमा को मिला है? ओनेरा को मिला है। अनोरा, अनोरा, हाँ सही बोले, अनोरा को मिला है। और इसके निर्देशक जो है उनको सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का, और इसकी अभिनेत्री जो हो जाएगी उनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का मिला है। बताइएगा किस राज्य ने भारत की पहली जीसीसी नीति का अनावरण किया है? यह मध्य प्रदेश के द्वारा जीसीसी नीति का अनावरण किया गया। बताइएगा गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत कहाँ खोला है? यह बंगलुरु में खोला है। कहाँ खोला है? बंगलुरु में खोला है। बताइएगा पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? अजमेर में हुआ है। कहाँ हुआ है? अजमेर में हुआ है। और इसका ट्रांसजेंडर अस्पताल का शायद तेलंगाना की आंध्र प्रदेश था, यही दो राज्य में से किसी में था। बताइएगा केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किस नदी पे किया है? यह ब्रह्मपुत्र नदी पे किया है। केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किस नदी पे किया है? ब्रह्मपुत्र नदी पे किया है। असम के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद वो पुल किन के नाम पे बना? हाँ, गोपीनाथ बारदोली थे। कौन थे? सीएम थे। असम के पहले सीएम जो थे गोपीनाथ बारदोली थे। और असम का पूर्ववर्ती नाम क्या है? कामरूप हो जाएगा। असम का पूर्ववर्ती नाम क्या है? कामरूप हो जाएगा। बताइएगा किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवाद की सुविधा से लैस होगी? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा लोकसभा संसद में कितने भाषाओं के अनुवादन को स्वीकृति मिली है? 6 भाषाओं के अनुवादन को स्वीकृति मिली है। बताइएगा किसने व्यवसायों के लिए एआई संचालित प्लेटफॉर्म नगेट लॉन्च किया है? नगेट, NUGGET, नगेट लॉन्च किया है। जोमेटो के द्वारा लॉन्च किया है। और जोमेटो ने अपना नाम परिवर्तित करके क्या कर लिया? इटर्नल कर लिया। बताए भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? मोहम्मद शमी हो जाएंगे। बताइएगा मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 जीता गया है। किसके द्वारा जीता गया है मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप? या विश्वा राजकुमार के द्वारा जीता गया? किसके द्वारा जीता गया है? विश्वा राजकुमार के द्वारा जीता गया। बताइएगा लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में कौन शीर्ष पे रहा है? कौन सा राज्य? या पश्चिम बंगाल हो जाएगा। बताइएगा किस राज्य की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नागालैंड को किया गया है स्कॉच पुरस्कार से। और मुनेरी जो है, मनेरी या मुनेरी ऐसे करके नाम है, यह नागालैंड का नवनिर्मित जिला बना है। मुनेरी या मनेरी, नागालैंड का मनेरी या मुनेरी। बताइएगा 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? यह पुणे में किया गया। और जारी दुनिया के सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में कौन शीर्ष पे है 2025 में? एलिस वाल्टन हो जाएंगी। और भारत की रोशनी नादर भारत की हो जाएंगी। और विश्व में एलिस वाल्टन हो जाएंगी। बताइएगा किसे प्रधानमंत्री मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है? शक्तिकांत दास को बनाया गया। और सबसे तेज 11,000 वनडे रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा बन गए। और वनडे इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज रोहित शर्मा हो जाएंगे। पहले कौन हो जाएंगे? शाहिद अफरीदी। बताइएगा भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गिद्ध पाए गए हैं? या मध्य प्रदेश में पाए गए। कहाँ पाए गए? मध्य प्रदेश में। बताइएगा किसके द्वारा लिखित पुस्तक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज का विमोचन किया गया है? किसके द्वारा लिखित पुस्तक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज का विमोचन किया गया है? या नमिता गोखले के द्वारा लिखी गई पुस्तक का विमोचन किया गया है? और बताइएगा अ क्रिकेटर्स वाइफ ये किसके द्वारा लिखा गया है? यह पूजा पुजारा की पत्नी पूजा पुजारा के द्वारा लिखा है। और दवन किसकी हो जाएगी? शिखर धवन की हो जाएगी, दवन। और एक कौशिक है, कोई महेंद्र कौशिक है जो रोहित शर्मा द हिटमैन राइज लिखे हैं। आर कौशिक, हाँ आर कौशिक। बताइएगा आरबीआई ने आर्थिक और वित्तीय डेटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? आरबीआई डाटा लॉन्च किया। आरबीआई ने आर्थिक और वित्तीय डेटा तक पहुंच प्रदान करने के कौन सा ऐप लॉन्च किया है? आरबीआई डाटा। बताइएगा किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है? यह राजस्थान में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया। बताइएगा किस देश ने नया बैट कोरोना वायरस खोजा है? यह चीन के द्वारा खोजा गया। बताइएगा भारत की बिजली मांग कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है? 6.3% बढ़ने का अनुमान लगाया। बताइए 5 साल में भारत, अगले 5 साल में भारत किस देश से 1500 सिविल अधिकारियों को किस देश के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? या श्रीलंका के को करेगा। बताइएगा किस आईआईटी ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है? आईआईटी मद्रास के द्वारा की गई है। बताइए वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेज 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड किन्होंने बनाया? विराट कोहली के द्वारा बनाया गया। बताइए किस राज्य ने झूमोर
बिनंदिनी कार्यक्रम आयोजित किया है। यह असम के द्वारा झुमोर बिनंदिनी कार्यक्रम आयोजित किया गया। बताइएगा गवाह सुरक्षा योजना किस राज्य सरकार के द्वारा लाई गई है? हरियाणा के द्वारा गवाह सुरक्षा। बताइएगा किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? मोपा एयरपोर्ट गोवा हो जाएगा सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा। बताइएगा विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट कौन सा घोषित हुआ है? मैक्सिको का पासपोर्ट हो जाएगा। कौन सा पासपोर्ट हो जाएगा? मैक्सिको का पासपोर्ट। बताइएगा किस राज्य सरकार ने धर्म के विकल्प के रूप में बाइथोज्म को आधिकारिक दस्तावेज में मान्यता दी है? यह असम के द्वारा दी गई है। और बताइएगा भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ सोलर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है? यह मध्य प्रदेश के साथ किया। किसके साथ किया? मध्य प्रदेश के। बताइएगा 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ आयोजित किया गया है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ आयोजित किया है? पश्चिम बंगाल में किया गया है। बताइएगा कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति कहाँ आयोजित की गई है? कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति कहाँ आयोजित की गई है? नई दिल्ली में आयोजित की गई है। बताइएगा कौन 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर? 8वीं बार हो गया इंदौर, 8वीं बार हो गया है इंदौर एवं सूरत। बताइएगा किस राज्य में ग्रामीण सड़क नेटवर्क सुधार के लिए प्रगति पथ योजना शुरू की गई है? या कर्नाटक में की गई है? कहाँ की गई है? कर्नाटक में की गई है। बताइएगा कहाँ माउंट फेटाले ज्वालामुखी में भारी मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन हुआ है? इथोपिया में ही हुआ है। माउंट फेटाले ज्वालामुखी में भारी मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन हुआ है। बताइएगा 1 मार्च 2025 को किसकी आत्मकथा दिया सलाई का विमोचन किया गया है? कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा दिया सलाई का विमोचन हुआ है। बताइएगा भारतीय सेना प्रमुख ने कहाँ प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है? फ्रांस में दी है। बताइएगा सीआईएसएफ ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा है? चोल राजकुमार राजनीति के नाम पे रखा गया है। बताइए 30 वर्षों बाद केप गिद्धों को कहाँ देखा गया है? यह दक्षिण अफ्रीका में देखा गया। बताइएगा किस राज्य सरकार ने चिरांग रिपू हाथी रिजर्व को 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है? यह असम के द्वारा किया गया। चिरांग रिपू हाथी रिजर्व को 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया असम के द्वारा। बताइएगा किसने अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप ऑसिलेट का अनावरण किया है? अमेजन के द्वारा किया गया। और फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया 2025 में? फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड यह जैसा को किया गया। और जैसा वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष हो जाएंगे। आईसीसी के सीईओ कौन है वर्तमान में? संजोग गुप्ता हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? संजोग गुप्ता हो जाएंगे। बताइएगा तीसरा रणजी ट्रॉफी 2025 में किस टीम के द्वारा जीता गया? विदर्भ के द्वारा जीता गया। बताइए और आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यह गुरुग्राम में किया गया। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? गुरुग्राम में किया गया। तो साथियों आज की जो होमवर्क सीरीज थी वो यहीं पे समाप्त हो गई है। और जैसा कि ग्रुप का नियम है कि आप लोगों के लिए लास्ट में क्वेश्चन छोड़ा जाता है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना रहता है। तो क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिएगा। बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए कौन से जंतु उपयोगी होते हैं? बारूदी सुरंगों का पता लगाने में कौन से जंतु उपयोगी होते हैं? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट माध्यम से अवश्य दीजिएगा। और आप लोगों को अगर हमारा ये होमवर्क सीरीज अच्छा लगता हो तो प्यारा सा दिल भेजने का अवश्य प्रयास कीजिएगा। और लास्ट में आप लोग हमारे इस वीडियो को अपने ग्रुप से एवं दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और जो भी साथी फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं उन सब साथियों को बताते चलें कि हमारे इस चैनल पर जनरल कंपटीशन की तैयारी की जाती है, जिसकी तैयारी के लिए ग्रुप डिस्कशन करवाया जाता है। जो भी साथी हमारे इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं वो हमारे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ के होमवर्क सीरीज के माध्यम से इस डिस्कशन का फायदा ले सकते हैं। तो इसी के साथ आप लोगों से लेते हैं विदा। जय हिंद, जय बिहार।